आज व्यू 360 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा, वजूहात क्या हैं? अखबारात से मुंसलिक कार्टूनिस्ट्स भी आज़ादी राय पर पाबंदियों की जद में। एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे अपना कार्टून अखबार में भेजते हुए नहीं डरता था, सोशल मीडिया पे लगाते हुए डरता था। और पाकिस्तान में टीवी के लिए कई यादगार किरदार अदा करने वाले फैसल कुरैशी अब नजर आएंगे हॉलीवुड में भी। क्या मसला ये, मैं देसी आदमी हूँ, मैं अंग्रेजी में सोचता नहीं हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में मार्च के मुकाबले में अप्रैल के महीने में अस्करियत पसंदों की तरफ से किए गए दहशतगर्दी के हमलों में 24% इजाफा हुआ। ये आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का डेटा मुरतब करने वाले थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की तरफ से शाया किए गए हैं। थिंक टैंक के मुताबिक अप्रैल के महीने में दहशतगर्दी के 34 हमले हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज, आम शहरियों और दहशतगर्दों समेत कुल 55 हलाकतें हुई। इन हमलों में कम अज़ कम 25 अफराद जख्मी भी हुए। अप्रैल में होने वाले 34 हमलों के मुकाबले में मार्च के महीने में अस्करियत पसंदों ने 26 हमले किए थे, जिनमें 115 अफराद हलाक और 288 जख्मी हुए थे। इन दोनों महीनों में होने वाले ज़्यादातर हमले साबिक फाटा के इलाकों में हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए क्या अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की शराकत दारी मुतवक्के है? अमेरिकी महकमा खारजा ने इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल के जवाब में तहरीरी बयान दिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान अपने दो तरफा ताल्लुक़ को कदर की निगाह से देखते हैं और इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी सिक्योरिटी जैसे बाहमी मुफाद के शोबों में मिलकर काम जारी रखें। हम इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी के ख्वाहां हैं और तमाम अस्करियत पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ पायदार कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। हम दोनों मुल्क दहशतगर्दी की लानत से शदीद मुतासर हुए हैं और हम दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम इलाकाई और आलमी ख़तरात को ख़त्म करने के लिए ताउन पर मबनी कोशिशों के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्द हमलों के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद आतिफ ने वाशिंगटन के एक थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर की साउथ एशिया के लिए डायरेक्टर एलिज़ाबेथ थ्रेलकेल्प से बात की और जानने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का वहाँ मौजूद दहशतगर्द तंजीमों पर मौसर कंट्रोल ना होने का पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात में कितना हाथ है। जी, ये एक अच्छा सवाल है। उनकी अहलियत को उनकी सलाहियत और उनकी मर्जी के नुक्ता नज़र से देखना मददगार होगा। तो सलाहियत के एतबार से कि आया वो इन ग्रुपों को कंट्रोल करने के काबिल हैं, ऐसा लगता है कि तालिबान की तवज्जो ख़ास तौर पर दाइश खुरासान पर मरकूज़ है, जो उनके अपने मफादात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और इसलिए शायद वहाँ ज़्यादा तवज्जो है। और उन्होंने TTP जैसे ग्रुप्स के साथ तस्वीर का तरीक़ा अपनाया है, जिनके नज़रियात किसी हद तक उनके नज़रियात से मिलते हैं। रही बात उनकी मर्जी की, जो हमारे ख्याल में सबसे अहम है, क्योंकि अब तक तालिबान के अंदाज से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करने की तो कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे अंदाज से TTP के खिलाफ क्रैक डाउन करने पर आमादा नहीं है, जिसकी अगस्त में तालिबान के ताकत में आने के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत से लोगों ने तवक्को की। इसलिए मेरे ख्याल में इन दोनों सवालों का अभी जवाब मौजूद नहीं। इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि तालिबान TTP जैसे ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। But at this point, it doesn't look like the Taliban is willing to take action against groups like the TTP. So you've talked about their will, but do you think? तो आपने उनकी ख्वाहिश की बात की, लेकिन आपके ख्याल में क्या तालिबान का TTP पर इतना असर व रसूख है कि वो उन्हें पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर बामकसद बातचीत करवा सकें? सबसे पहले तो ये कहना मुश्किल है। इनमें से बहुत से ग्रुप्स से मुतालिक काफ़ी मालूमात नहीं, लेकिन हमने अब तक देखा है कि तालिबान का TTP जैसे ग्रुप्स पर यकीनन असर व रसूख है। मिसाल के तौर पर TTP महफूज पनाहगाहों के लिए तालिबान पर इन्हिसार करती है, बदकिस्मती से बिल्कुल उसी तरह जैसे तालिबान महफूज पनाहगाहों के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करते थे। हमने देखा है कि तालिबान ने TTP को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने की तरगीब दी है। मुज़ाकरात में TTP अपने मुतालबात को क्या शक्ल देगी, मेरे ख्याल में इस लिहाज से तालिबान का असर व रसूख महदूद है। ये तसलसल इसी तरह है कि जैसे TTP ने पाकिस्तान से मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान फौरी तौर पर कुछ इक़दामात करे, जिसके लिए पाकिस्तान आमादा नहीं। लिहाजा मेरे ख्याल में तालिबान का TTP पर असर तो है, लेकिन ये यकीनी तौर पर मुकम्मल कंट्रोल से कम है।
आप पाकिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात में इजाफे में अंदरूनी तंजीमों के मुकाबले में बैरूनी अवामिल को कैसे देखती हैं? I think it's always a mix. मेरे ख्याल में ये दोनों का मजमुआ है। इस वक्त हम इन वाक़यात में जो इजाफा देख रहे हैं उसकी बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं। TTP की ताकत में इजाफे के हवाले से यकीनन अफगानिस्तान की सूरत हाल इन वजूहात में नुमाया है। हमने TTP के मौजूदा रहनुमा की क़यादत में उनकी ताकत में पिछले कई सालों में इजाफा होते देखा है, जो दहशत गर्दी के महाज पर ज़्यादा वसी पैमाने पर हरीफ धड़ों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। हमने हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से कराची में हमला देखा। इस दहशतगर्द हमले की वजूहात मुख्तलिफ हैं और इसकी बड़ी वजह एक कौम परस्त तहरीक में पाई जाने वाली शिकायत हैं। और आखिर में दहशत गर्दी के तदारुक के लिए क्या आप मुस्तकबिल में अमेरिका और तालिबान के दरमियान किसी किस्म की शराकत होते देखती हैं, और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? I think going forward, the US does share an interest in seeing मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अमेरिका दहशतगर्द सरगर्मियों में कमी देखना चाहता है। अमेरिका को यकीनन अलकायदा जैसे ग्रुपों के बारे में बहुत तशवीश है, लेकिन ऐसे ग्रुपों के बारे में भी जो खित्ते में हिंदुस्तान जैसे हमारे शराकतदारों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका की दिलचस्पी तो मौजूद है, लेकिन चैलेंज ये है कि अमेरिका वाक़यतन क्या किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद अब अमेरिका के पास वहाँ भी पहले की निस्बत इंटेलिजेंस की सलाहियतें एक तवील मुद्दत के लिए महदूद हो गई हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी खित्ते के ममालिक जैसे पाकिस्तान पर आती है कि वो अपने मफादात और ख़तरात का जायजा लें और उन तरीक़ों के बारे में सोचें जिससे वो खुद तालिबान पर दबाव डालें कि वो ऐसे गिरोहों के खिलाफ क्रैक डाउन करें। मुझे ये देखकर तसल्ली हुई कि बैनुल-अक़वामी बरादरी तालिबान को तस्लीम न करने के मुसलसल अज़्म पर कायम है। मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुश्किलात का सामना रहा है और आज़ादी इज़हार से मुतल्लिक़ ख़दशात में इजाफ़ा भी हो रहा है। इस सूरत हाल में कार्टून्स के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करने वाले कार्टूनिस्ट किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और क्या ये अपने आर्ट की तख्लीक में आज़ाद हैं, जानने की कोशिश की लाहौर से नवीद नसीम ने। कार्टून का मकसद होता है कि एक बड़ी बिटर चीज़ को शुगर कोट करके सामने लाना, हर आदमी उसको देखता है। मेरा तो ख्याल है कि जो चैलेंजेस हैं जो हमारा जर्नलिज्म के हवाले से या कार्टूनिंग के, वो तो बहुत अब सिवियर हो गए हैं और ख़ास तौर पे ये जो पिछली इमरान खान गवर्नमेंट आई थी उसमें तो रियल इश्यूज़ के ऊपर जो है बात नहीं हो सकी। मेरे पूरी कैरियर में मैं अगर देखूं तो मुझे किसी भी चैलेंज का सामना नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा जो है ना नुक्ता नज़र जो मेरे प्रोफेशन का है, इट्स वेरी सिंपल। मेरा चूँकि मकसद ये है, हमेशा से रहा है कि मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में उसका कार्टून बनाऊं, अदारे के बारे में बनाऊं, उसमें मकसदियत होनी चाहिए। पहले तो जो हमें कार्टून्स बनाते थे तो हमारे पेपर में जो है न्यूज़पेपर में छपता था। अब जो प्रॉब्लम हो गया वो ये है कि अब हमारा जो कार्टून है वो ऑनलाइन आ जाता है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, हम चाहें ना चाहें, वो शेयर कर देते हैं। मैं चूँकि अपने फेसबुक पेज तक रहता हूँ और मुझे जो नॉर्मली एक जो सरफेस पे चीज़ें होती हैं ना सोशल मीडिया, उसमें मैं डोंट प्रोब नहीं करता। मेरा ख्याल है शायद मेरे जहन में ये है कि मैंने कार्टून ही ऐसा बनाना कि ट्रोलिंग ना हो उसकी। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आफ्टर दिस जो 9/11 है और उसके बाद जो एक तालिबान और फिर सुसाइड जो वेव आई पाकिस्तान में, तो अब वो जो थ्रेट्स हैं और चैलेंजेस हैं वो फ़र्क हो गए। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो तो कोई जेल या वो थ्रेट वो नहीं होती, वो तो आपकी लाइफ की थ्रेट है। जो शुरू की चीज़ें होती हैं ना वो आपके ज़हन में रहती हैं और वो आप उनको भूल नहीं सकते। वो ये था कि जजों के बारे में, अदलिया के बारे में और अफवाज के बारे में आपने कुछ नहीं करना। जो इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी है, इसको आप कहें कि नवाज शरीफ या एंड ऑफ जो है ज़रदारी पीरियड स्टार्ट हुआ, बट द वर्स्ट इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें बाकायदा जो है जर्नलिस्टों को निकलवाने की कोशिश की।
अब देखें ना, एक पर्दा था एक फ़ौज के बारे में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में, कि वो अब सोशल मीडिया में किस किस तरह से अलकाब। एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे अपना कार्टून अखबार में भेजते हुए नहीं डरता था, सोशल मीडिया पे लगाते हुए डरता था। और मेरे ख्याल में एक बात दुरुस्त है, ना सिर्फ हम पे बल्कि इवन जो इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान हैं उन्होंने भी उसका प्रेशर फील करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ज़िया वाज रूथलेस जर्नलिज्म के मामले में, और मुशर्रफ वाज फ्रेंडली। और मैंने ज़ियाउल हक के बारे में इतने कार्टून बनाए हुए हैं। वो एक दौर था जब तक मुझे एहसास नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, जवानी भी थी, पता भी नहीं था कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ज़िया को हम कभी भी स्पेयर हमने नहीं किया। उसके बाद अगर काकड़ है उसके भी मुझे याद है मैंने कार्टून्स बनाए हैं, जहांगीर करामत के भी बनाए हैं। मैं कभी मतलब जहन में ही नहीं आया कि यार ये थोड़ा सा कुछ वो हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, नेवर। अब जो है, जो हमारी सोसाइटी जो है वो उसमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं रही वो। और मुझे तो लगता है कि ये जो तकरीबन अब हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, ये कहीं गली मोहल्लों में ना फैल जाए। सहाफ़ियों की एक तंजीम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूक्रेन में कम से कम 23 सहाफ़ी मारे जा चुके। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इनमें से कम 7 सहाफ़ी बराह रास्त अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान हलाक हुए। यूक्रेन की जंग में अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मुताबिक इनमें से कम 23 सहाफ़ी शामिल थे, जिनमें से कुछ जंग की रिपोर्टिंग के दौरान मारे गए। मीडिया प्रोफेशनल्स काबिज अफराज का बराह रास्त हदफ हैं। इसका सबूत फॉक्स न्यूज़ के एलेक्जेंड्रा कोवशिनावा और फोटोग्राफर मैक्सिम लिविन और हमारे दीगर साथियों की हलाकतें हैं, जिसकी तस्दीक उन लोगों की गवाही से होती है जो खुशकिस्मती से जिंदा बच गए। एक स्विस फोटोग्राफर की गाड़ी जिस पर प्रेस लिखा था और दीगर साइन मौजूद थे, रूसी अफवाज को इस कार पर फायरिंग करने, इसका साजो सामान और रकम लूटने से बाज नहीं रख सके। सहाफ़ी ओक्साना बौलेना रिपोर्टिंग के दौरान कीव के एक मॉल के करीब रॉकेट के हमले में हलाक हुई। इसी मॉल पर एक दिन पहले रूसी अफवाज ने गोलाबारी की थी। इनके साथी एंटन नोमेलोक इस वाक़े के बारे में बताते हैं। वहाँ सिर्फ इमदादी कारकुन, सहाफ़ी और कुछ राहगीर मौजूद थे। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि ये साबित करना मुश्किल है कि सहाफ़ियों और मीडिया के अमले को इनकी रिपोर्टिंग की वजह से इंतकामी कार्रवाई के तौर पर हलाक किया जा रहा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आया सहाफ़ी किसी ऐसी सूरत हाल में मारे गए जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे या सहाफ़त से मुताल्लिक़ कोई दूसरा काम कर रहे थे। इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि कम से कम 7 ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके लिए हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग के दौरान मौत की तस्दीक हुई। जब वो हलाक हुए तो वो बतौर सहाफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन और भी बहुत से केसेस हैं जिनकी तहकीकात की ज़रूरत है। कार्लोस मार्टिनेज डे ला सरना जानते हैं कि ये महफूज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सहाफ़ी यूक्रेन पर रूस की दरअंदाजी के सबूत मुरतब करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। They are literally bearing witness to first a terrible invasion. वो एक खौफनाक हमले के शाहिद हैं। इसके अलावा वो आने वाली नस्लों के लिए उन वाक़यात का रिकॉर्ड छोड़ने के लिए वाज़ेह दस्तावेज़ात तैयार कर रहे हैं। To have a record of what happened. अनास्तासिया स्टैंको मार्च में यूक्रेन में मारे जाने वाले मैक्सिम लियोन के साथ कभी काम कर चुके हैं। साबिक एडिटर इन चीफ का कहना है कि सहाफ़ती तस्वीर और वीडियो मवाद की मदद से ही दुनिया जंग को हूबहू इसकी असल शक्ल में देख सकती है। कुछ सहाफ़ी मकबूजा शहरों में महसूर शहरों में मुकीम रहे। वो लोगों को बचाने के लिए वहाँ से मालूमात भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे कुछ सहाफ़ियों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा और कुछ हिरासत में हैं, लेकिन सैकड़ों सहाफ़ी अब भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को रकम करने के लिए खित्ते में मौजूद है।
एना राइस के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के शोबे की। माजी में जो सोचा भी नहीं जा सकता था, टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की से आज वो हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीर और अंडर वाटर काम करने वाली रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ने 16वीं सदी में मारूफ एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन के कुतुब जनूबी के यकबस्ता समुद्र में डूबने वाले बहरी जहाज़ की हालिया दरियाफ्त में एक अहम किरदार अदा किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये टेक्नोलॉजी है क्या, आइए जानते हैं। कुतबैन के माहिर जोग्राफियादान जॉन चीयर्स की सरबराही में एक मुहिम ने कुतबे जनूबी के वेडल सी की तह में मौजूद इंड्योरेंस का पता चलाया, जो मकबूल बरतानवी मुहिम जो अर्नेस्ट शैकल्टन का गुमशुदा बहरी जहाज था। इस मलबे की तलाश महज टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुई है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीर और मालूमात ने उस उमूमी इलाके की निशानदेही में मदद दी जहां 1915 में अर्नेस्ट शैकल्टन और 27 अरकान पर मुश्तमिल अमले ने आखिरी मर्तबा अपने जहाज को बर्फ में गायब होते देखा था। ताहम वो सब जान बचाने वाली कश्तियों में जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए। रेडार सैटेलाइट तस्वीर ने बिल्कुल दुरुस्त तौर पर यह जानने में बहुत ज्यादा मदद की कि समंदर की बर्फ की सूरत हाल क्या है और उससे हम अपने रास्ते और सिमत का तयन कर सकते हैं। इंसानों की गोताखोरी के लिए ये इलाका महफूज नहीं है, इसलिए टीम ने एक ज़ेरे आब रोबोट भेजा जो सोनार या आवाज़ की लहरों की मदद से समंदर की तह में किसी किस्म के गैर मामूली पन का पता चला सके। टीम ने रोबोट को कश्ती से बांध दिया ताकि वो खो न जाए। और जब तार के जरिए हमारा राब्ता कायम हुआ तो हमें सतह समंदर पर हकीकी वक्त में डेटा मिलने लगा। कैमरों की मदद से हम वो देख सकते थे जो रोबोट देख रहा था। एक मर्तबा जब सोनार ने किसी चीज का खोज लगाया तो रोबोट की रोशनियां और कैमरे चलना शुरू हो गए और फौरी तौर पर समंदर की सतह पर तस्वीर भेजना शुरू कर दी। इस तरह टीम ने पहली मर्तबा इंड्योरेंस की पहली झलक देखी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि तकरीबन 40 साल पहले 1985 में टाइटैनिक की दरियाफ्त के बाद इंड्योरेंस को ढूंढ निकालना सबसे अहम दरियाफ्त है। 3D मॉडल्स के इस्तेमाल के मौके, होलोग्राफिक्स पेशकश के लिए, हत्ता कि इस जैसे किसी बहरी जहाज की नकल के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, जरा तस्वुर तो करें जैसे वर्चुअल रियलिटी के चश्मों के जरिए। अर्नेस्ट शैकल्टन 100 साल कबल कुतबे जनूबी में एक और मुहिम के दौरान हलाक हो गए थे। टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कि दुनिया को कुछ सिखाने और जज्बा पैदा करने के लिए उनके बहरी जहाज इंड्योरेंस को एक नई जिंदगी मिली है। जूली टैबो के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और प्रोग्राम के आखिर में आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी से, जो पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों में तो अपना नाम मनवा चुके, लेकिन अब वो हॉलीवुड की एक फिल्म में भी काम करते दिखाई देंगे। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के उमैर अलवी से एक खुसूसी इंटरव्यू में अपने हॉलीवुड की फिल्म और पाकिस्तानी ड्रामे दिल मोमिन में अपने किरदार के बारे में बात की। कोई कुछ भी कहेगा आप लोग उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। अपने बेटे पे, अपने भाई पे यकीन नहीं है आप लोगों को, लोगों की बात पे यकीन है। आजकल आपका ड्रामा दिल मोमिन टीवी पे आ रहा है और उसकी भी स्टोरी जो है वो बहुत ही एक यूनिक है कि एक टीचर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम एक लगा है जो गलत होता है। बाज़ लोग उसको सराह रहे हैं, बाज़ लोग उस पर जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि ये गुमराह कर रही हैं लोगों को स्टोरीज़। इस बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब और आपने ये ड्रामा किया क्यों? फिर 3-4 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये जो इवेंट था ये बहुत छोटा इवेंट था इस प्ले में, और जब मैंने कहानी पढ़ी, पढ़ने के बाद मेरी जो डायरेक्टर हैं शेरज़ाद, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एज अ वुमन मैं ये बात, एक औरत होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ कि हम उस तरफ इस चीज़ को नहीं लेके जा रहे हैं, ये एक इवेंट है। लेकिन वहीं पे मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द हुए हैं। मेरे ही दोस्त हैं जो टीचर हैं और एक्टर भी हैं, उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी में ये इवेंट हुआ। जब मुझसे लोग इस बारे में बहस कर रहे थे तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई हमने तो देखा अपनी आंखों से ये सब कुछ, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। पीछे बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें मर्दों ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं औरतों पे। सो इट्स नॉट अबाउट कि सही कौन है गलत कौन है, इट्स अबाउट वो जो इंसान कर रहा है वो गलत। इसी ड्रामे की अगर आप कहानी को लेके आगे चलें तो असल ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चलती है कि जैसे वो पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े विलन हैं शायद, और उसके बाद वो गायब हो जाती है अचानक, और फिर माफ़ी मांगते हैं लोग काफ़ी अर्से के बाद जाके। तो मतलब आप किसको इल्ज़ाम देंगे इसमें, प्लेटफॉर्म को देंगे, सोशल मीडिया को, या उसको इस्तेमाल करने वालों को? मैं हमेशा यही बात करता हूँ, जिनकी कोई घर पे नहीं सुनता वो हमें इसमें बैठ के सुना रहे होते हैं।
आए दिन किसी न किसी को कपड़ों के हवाले से बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ के हवाले से बात कर रहा है। वो जो टर्किश एक्ट्रेस है उसने तो बंद ही कर दिया, कमेंट्स ही बंद कर दिए। हमारे लोगों ने उस बेचारी के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की हैं। उसने कहा भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे टर्की में कोई इस तरह की बात नहीं करता, आप लोग कौन हैं? तो सोचें क्या हमारा इमेज भी जा रहा होगा। लेकिन बात यह है कि एक आदमी है जिसका एक्सपोजर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ना उसने कुछ इतना पढ़ा है, ना उसने इतना कुछ देखा है। सो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है और वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहा है। गलत सही क्या है मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहा है। बट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग होते चले जाते हैं। अभी आपकी जो है हॉलीवुड में भी एंट्री होने वाली है द विंडो के थ्रू, और उसमें जो है वो आप पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं, वहाँ के भी लोग हैं, सब कुछ है। कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एक कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में फ़िल्म करना, और एक ना नाच ना गाना ना कुछ? हाँ, बड़ी पैरेलल सिनेमा की फ़िल्म है वो। और मैंने कहा ठीक है चलें करते हैं, बिकॉज मेरा मसला ये है मैं देसी आदमी हूँ यार, मैं अंग्रेज़ी में सोचता नहीं हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, जब वो उनसे उर्दू बुलवा रहे होते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही होती है, बिकॉज वो सोचते इंग्लिश में, हम सोचते उर्दू में। तो हमारे लिए वो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बैठे। बट ये है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी शूट हुई है। अच्छा, जब बात होती है पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस की, तो होता ही है कि 40+ एक्ट्रेसेस जो हैं कैरेक्टर रोल्स कर रही हैं, लेकिन 40+ एक्टर्स जो हैं वो अभी भी हीरो आ रहे हैं। और जब इन लोग हीरोज़ की फहरिस्त बनाई जाती है उसमें आपका नाम भी आता है। तो आपके ख्याल में इसका ये क्यों है ऐसा? आपने मुझे पिछले 7-8 सालों में 10 सालों में कॉलेज बॉय बनते हुए देखा है? तो ख़त्म हो गई बात। आई एम प्लेइंग कैरेक्टर एक्टर्स। सारे जितने भी हैं मैं when I was in my 30s I was playing इमरान अब्बास फादर इन मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। ठीक है ना, मैं तो खैर अपने आप को इस चीज़ से शुरू से मैंने हटा के रखा हुआ है। मैं झुमका जान किया, आई रिमेंबर, मैंने फ़ाद तो नूमी बाई का बेटा था, सारा होती थी, सारा के बाप का रोल किया, और ठीक ठाक बुड्ढे का रोल किया। कैद तन्हाई में नीलम के बाप का रोल किया। सो ये बात तो मैं कोई 12-14 साल पुरानी कर रहा हूँ, जब मैं अपनी 30s में था। ठीक है, अब मैं अपने 40s में हूँ। हैवान मैंने किया, 70 साल की उम्र का आदमी है। ठीक है, तो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला। तो और मैं नॉर्मली अभी पिछले दिनों मैं अपनी एज के कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। फतूर में भी बाकायदा ये डिस्कस था कि वो लड़की मुझसे 12-15 साल छोटी है। तो ये जो भी एतराज़ करते हैं उनको पहले या तो वो चीज़ें नहीं देख रहे या पढ़ नहीं रहे। दुनिया भर में आप देखें, टॉम क्रूज़ आ रहा है तो ठीक है, डैनियल क्रेग आ रहा है तो ठीक है, ब्रैड पिट आ रहा है तो ठीक है, शाहरुख खान साहब आ रहे हैं तो ठीक है, सलमान आ रहा है तो ठीक है, आमिर खान है तो ठीक है। हम सारा प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि यार ये क्यों इस लड़की के साथ आ रहे हैं? अपनी पर्सनल चिड़ है इनकी कि हम नहीं आ पा रहे, ये कैसे आ रहे हैं इस जवान लड़की के साथ। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।